माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोग कमेंट कर रहे हैं सर BHIC 102 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दीजिए। स्टूडेंट्स, मेरे पास टाइम नहीं है, थोड़ा सा काम कर रहा हूँ कुछ और, तो टाइम नहीं होने की वजह से मैं आपको कंप्लीट नहीं मतलब करवा पा रहा, वीडियो नहीं डाल पाया। और देखो, मैं थोड़ा सा टाइम मुझे मिला तो मैं आप लोगों के लिए 5 सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके एग्जाम में दिखेंगे। अगर 5 का 5 क्वेश्चन आपको ना दिखे तो जरूर है कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको दिखेंगे। मतलब कि अगर 3 क्वेश्चन भी अगर दिख गया तो 60 मार्क्स का लिख कर आएंगे। सो ध्यान से समझिएगा और आपको पता होना चाहिए जो मैं सजेस्ट करता हूँ वो क्वेश्चन आता ही है। स्टूडेंट्स, आपका यही टाइटल है, प्राचीन विश्व की सामाजिक संरचनाएं और सांस्कृतिक पैटर्न टाइटल है। स्टूडेंट्स देखिए, ध्यान से समझिएगा, आपका जो एग्जाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा, 3 घंटे एग्जाम होगा, ये ध्यान रखना। और ये आपका है क्या स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आप दिसंबर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर जून एग्जाम 26 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप दोनों के लिए मोस्ट क्वेश्चन होगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को दबा दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपको वीडियोस मिलता रहे। और आप लोग इस चैनल से अगर जुड़ेंगे तो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को ध्यान समझना, मैं जो भी समझाऊंगा मतलब आपको समझते हुए चलना है ताकि आपको याद भी हो जाए। देन आपको लास्ट में PDF डाउनलोड करना है टेलीग्राम से। क्वेश्चन 1 है, मध्य पाषाण संस्कृति की व्याख्या कीजिए तथा उसके महत्व की चर्चा कीजिए। तो पहले बताना है मध्य पाषाण संस्कृति क्या है और इनके क्या महत्व है, ये बता देना है। ठीक है, समझिए। मध्य पाषाण संस्कृति प्रागैतिहासिक काल का वह चरण है जो पुरापाषाण और नवपाषाण काल के बीच विकसित हुआ। मतलब पुरापाषाण सबसे पुराना काल और नवपाषाण नया काल, तो नया काल और पुराना काल के बीच वाला काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। इसका समय सीमा की बात करें, 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 6,000 ईसा पूर्व माना जाता है। इस काल में मानव जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देते हैं। पत्थर के औजार छोटे, तीक्ष्ण और सूक्ष्म हो गए, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा गया। मतलब मध्य पाषाण में जो औजार बनाया गया वो छोटे छोटे बनाए गए और बहुत ही तेज धार वाले। इन औजारों का उपयोग शिकार, मछली पकड़ने और दैनिक कार्यों में किया जाने लगा। मध्य पाषाण मध्य पाषाण मानव अब पूरी तरह से खानाबदोश नहीं रहा। वह अस्थायी रूप से गुफाओं, चट्टानों की ओट और नदी तटों के पास रहने लगे। मतलब खानाबदोश वो होता था जो घूम घूम कर खाना इकट्ठा करते थे, खाते थे और जीवन पालन करते थे। घुमंतु टाइप के होते थे, ये खानाबदोश होते थे। तो अब इसमें मध्य काल में क्या हो रहा था, मध्य पाषाण काल में लोग खाना को इस तरह से नहीं खाते थे, इस तरह से नहीं घूमते थे। वो कहीं अच्छे जगह में रहना स्टार्ट, मतलब गुफाओं में, चट्टानों में, नदी के पास रहना चालू कर दिए थे। इस समय शिकार के साथ साथ मछली पकड़ना और फल कंद एकत्र करना जीवन का प्रमुख आधार बन गया था। आप सोचो कितना इम्प्रूव हो गया था मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण संस्कृति का महत्व इसलिए है कि क्योंकि इसी काल में मानव ने पर्यावरण के साथ बेहतर लोक तालमेल स्थापित किया। इसी समय, ये ऐसा समय था जब मानव ने पर्यावरण से दोस्ती करना सीखा, है ना। मानव ने पर्यावरण के महत्व को समझा। धनुष बाण का प्रयोग, कुत्ते का आंशिक पालन पोषण तथा कला के रूप में चलचित्रों का विकास इसी समय हुआ। जैसे भीमबेटका के चित्र, तो भीमबेटका एक गुफा है स्टूडेंट्स, ये आपको अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यह काल नव पाषाण क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार करता है, जहाँ जहाँ से कृषि, पशुपालन और अस्थायी जीवन की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। इस प्रकार मध्य पाषाण संस्कृति मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण सेतु का क्या करती है, कार्य करती है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ताम्र पाषाण सभ्यताएं। पहले हम लोग देखे थे मध्य पाषाण, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ताम्र पाषाण। तो ताम्र पाषाण सभ्यता की जो कि प्रमुख विशेषताओं का क्या करना है, आलोचनात्मक परीक्षण करना है। ताम्रपाषाण सभ्यताएं नवपाषाण और कांस्य युग के बीच विकसित हुई और भारतीय उपमहाद्वीप में इन कांस्य युग वही युग जब लौह का युग, लौह युग को हम लोग कांस्य युग भी बोल देते हैं। तो इनका काल लगभग 3,000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। इन सभ्यताओं की प्रमुख विशेषता तांबे और पत्थर के बने औजारों का प्रयोग, संयुक्त प्रयोग है। यद्यपि धातु का विज्ञान विकसित हो गया था, पर तांबा नरम होने के कारण पत्थर के औजारों का प्रयोग लंबे समय तक चलता रहा। इससे यह स्पष्ट होता है कि तकनीकी प्रगति क्रमिक और सीमित थी।
आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि और पशुपालन पर आधारित था। गेहूं, जौ, चावल, बाजरा जैसी फसलों की खेती की जाती थी तथा गाय, बैल, भेड़ और बकरी पाली जाती थी। लोग अस्थायी गांव में रहने लगे जहां कच्ची ईंटें कच्ची ईंटों या मिट्टी के घर बनाए जाते थे। मृत भांड निर्माण में विशेष उन्नति हुई, विशेषकर लाल मृत भांड संस्कृति क्या थी, प्रसिद्ध थी उस समय। सामाजिक संरचना में कार्य विभाजन के संकेत मिलते हैं, जैसे कृषक, कुम्हार और तादुकार। दफनाने की भी प्रथाओं थी उस समय, दफनाने की प्रथाओं से धार्मिक विश्वासों और मृत्यु के बाद के जीवन की धारणा का पता चलता है। व्यापार सीमित था और मुख्यतः स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर होता था, मतलब स्थान में होता था या फिर कहीं कहीं मेन मेन क्षेत्र में व्यापार होता था। तो ये बात ध्यान रखना। चलो, आलोचनात्मक दृष्टि से ताम्रपाषाण सभ्यताएं पूर्ण नगरीय सभ्यताएं नहीं, नगरों, सशक्त राजनीतिक संगठन और उन्नत धातु तकनीक का अभाव दिखाई देता है। फिर भी इन सभ्यताओं ने कांस्य युग और विकसित नगरीय जीवन की आधारशिला रखी, इसलिए इनका ऐतिहासिक महत्व बहुत ही अत्यंत है। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट अब 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, मिस्र सभ्यता कर एक क्या करना, टिप्पणी करना है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछेंगे तो हिंट आपको ध्यान रखना। मिस्र सभ्यता, मिस्र सभ्यता विश्व की प्राचीनतम और सबसे विकसित नदी घाटी सभ्यता में से एक थी, मतलब कि ऐसा सभ्यता जो नदी घाटी के पास बसे सभ्यता था, और सबसे पहला यही सभ्यता नदी घाटी के पास बसे थे, जिसका विकास लगभग 3000 ईस्वी पूर्व नील नदी के किनारे हुआ। नील नदी ने नील नदी को मिस्र की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि क्योंकि इसकी वार्षिक बाढ़ से उपजाऊ मिट्टी मिलती थी, इस जिससे कृषक का विकास हुआ। गेहूं और जौ की खेती प्रमुख थी। राजनीतिक रूप से मिस्र में फराओ सर्वोच्च शासक था, जिससे ईश्वर का प्रतिनिधित्व माना जाता था। केंद्रीकृत प्रशासन, कर व्यवस्था और कानून व्यवस्था ने राज्य को मजबूत बनाया। सामाजिक संरचना वर्ग आधारित थी, जिसमें फराओ, पुरोहित, अधिकारी, कारीगर और किसान क्या थे, शामिल थे। मिस्र सभ्यता अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। पिरामिड, मंदिर और विशाल मूर्तियां उस समय की तकनीकी और धार्मिक उन्नति को दर्शाती है। धर्म में मृत्यु के बाद जीवन का विश्वास प्रमुख था, जिसके कारण ममीकरण की परंपरा क्या हुई थी, विकसित हुई। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स अब 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका लौह के आविर्भाव, है ना। अब लौह युग की बात करते हैं। लौह का आविर्भाव और उसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। देखिए, लौह का आविर्भाव मानव सभ्यता के इतिहास में एक क्रांतिकारी परिवर्तन सूचक था, क्योंकि इसके आने के बाद बहुत ही सारे बिजनेस होना स्टार्ट हुआ। बहुत सारे काम लोहे के आने से होने लगा, है ना। भारत में लोहे का लगभग 1500 ईसा पूर्व के बाद आरंभ हो गया था, जबकि विश्व के अन्य भागों में इसी काल में लौह युग का क्या हुआ था, विकास हुआ। प्रारंभ में लोहे का उपयोग सीमित था, क्योंकि इसे गलाना और ढलना तांबे या कांस्य की तुलना में अधिक कठिन था। स्टार्टिंग में बहुत मेहनत लगता था, लेकिन धीरे धीरे तकनीकी ज्ञान के विकास से क्या होता था स्टूडेंट्स, तकनीकी ज्ञान के विकास के साथ लोहे के औजार और हथियार व्यापक रूप से प्रचलित हो गए। लोहे के आविर्भाव का सबसे बड़ा प्रभाव कृषि पर पड़ा। लोहे के हल, फाल और कुल्हाड़ी के से कठोर भूमि को जोतना संभव हुआ, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और नए क्षेत्रों में खेती का विस्तार हुआ। इससे जनसंख्या वृद्धि और अस्थायी बस्तियों का क्या हो गया स्टूडेंट्स, विकास हुआ। आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से शिल्पों और व्यापार को बढ़ावा दिया। लाहौर लोहार एक महत्वपूर्ण वर्ग के रूप में उभरे और उत्पादन में विशेषज्ञता बढ़ी। लोहे के हथियारों ने युद्ध तकनीक को बदल दिया, जिससे राज्य की सैन्य शक्ति में क्या हो गई स्टूडेंट्स, वृद्धि हो गई। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपका ध्यान से समझिएगा। ग्रीक धर्म पर एक टिप्पणी लिखिए। ग्रीक धर्म प्राचीन यूनानी सभ्यता के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न अंग था। यह धर्म बहुदेववादी था, जिसमें अनेक देवताओं की क्या हो रही थी, पूजा हो रही थी। यूनानियों का विश्वास था कि उनके जो देवता हैं वो मनुष्य जैसे रूप, गुण और भावनाएं रखते हैं। प्रमुख देवता प्रमुख देवताओं में ज्यूस देवताओं का राजा, हेरा, एथेना, अपोलो, आर्टेमिस, एरेस और पोसेइडन शामिल थे। सभी देवताओं का निवास पर्वत ओलिम्पस माना जाता था।
ग्रीक धर्म में कर्मकांड और बलि प्रथा विशेष महत्व था। विभिन्न नगर राज्यों में देवताओं के सम्मान में उत्सव और खेल आयोजित किए जाते थे, जिनमें ओलंपिक खेल प्रसिद्ध है। मंदिर पूजा के केंद्र थे, जहां मूर्तियां को स्थापना की जाती थी। मूर्तियां की क्या होती थी? स्थापना की जाती थी। यूनानी धर्म में भविष्यवाणी और देववाणी पर विश्वास किया जाता था, जैसे डेल्फी का ओरेकल। यूनानियों का धार्मिक दृष्टिकोण अपेक्षाकृत लचीला था। इसमें कठोर धार्मिक ग्रंथ या संगठित पुरोहित वर्ग का अभाव था। नैतिक का आधार देवताओं की कथाओं और वीर कथाओं में निहित था, न कि किसी एक धार्मिक संहिता में। इस प्रकार ग्रीक धर्म में ने यूनानी कला, साहित्य, दर्शन और सामाजिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया और पश्चिमी सभ्यता के सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह से स्टूडेंट्स मैंने 5 सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवा दिया। आप लोग देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे, बहुत अच्छा लगा होगा। ये पीडीएफ आपको फ्री दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना, पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है। और देखिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना भूलना नहीं, ठीक है। और स्टूडेंट्स देखिए, ये आपका जो पीडीएफ जो मिलेगा स्टूडेंट्स, वो टेलीग्राम में मिलेगा और इंस्टा में आपको इसका पासवर्ड मिलेगा। ये बात का ध्यान रखना। इंस्टा में क्या मिलेगा? इसका पासवर्ड मिलेगा। और ये जो है कि आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये आपको आपका पता है ना, आपका चैनल है। चलिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय। बाय। बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। गुड लक।